नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास, जिस पर हम हाई स्कूल अनसॉल्व सॉल्यूशन करा रहे थे। चलिए देखते हैं। जो 2025 का फिर नंबर 4 चल रहा था, जिसका नाम था BY। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बड़ा वृत्त बना लिया इस प्रकार। हालांकि गोला अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी काम चलाओ बन गया है। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा वृत्त बनाएंगे। इसमें कह रहा है जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ये केंद्र है दोनों का, सकेंद्र के लिए केंद्र दोनों के सेम होंगे, तो केंद्र बना दिया। ये सकेंद्र छोटे वृत्त की त्रिज्या ये होगी, कितनी दी है, दी गई है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो ये मिला दो। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने जीवा बना दी। इस जीवा का नामकरण कर दिया AB, इसका नामकरण कर दिया O। अच्छा, इसका नाम AB कर दिया, इसका नाम कर दिया C। अच्छा, OC क्या है, OC वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, OC जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो देंगे, लिखेंगे हल दिया है, हल दिया। क्या क्या दिया, अब हम क्या करेंगे, हमने जो लिख लिया वही लिख देंगे। OC बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, AO बराबर कितना है, AO बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है AB। AB हमें ज्ञात करना है। तो AB हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या हम मन चाहे तो हम इतनी दूरी निकाल लें, क्योंकि जितनी दूरी ये हुई उतनी ही दूरी ये हुई, तो ये दूरी बराबर होगी, इतनी दूरी निकाल लेंगे, फिर 2 से गुणा कर देंगे, पूरी दूरी आ जाएगी। तो लिखेंगे ये बनना हमारा त्रिभुज AOC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOC। AOC में हमने क्या देखा, हमने देखा है समकोण है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण है क्या, AO है या OA है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया AO का स्क्वायर। अच्छा, लंब हमारा क्या है, OC है, तो हमने लिख दिया बराबर OC का स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमारा आधार है ये AC है, तो हमने AC का स्क्वायर लिख दिया। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे मान रखते हैं, तो AO के स्थान पे AO का मान रख दिया, कितना दिया है, 5 दिया है, 5 रख दिया। और OC के स्थान पे OC का मान रख दिया, दिया कितना है, 2 दिया है। AC का मान नहीं दिया तो AC के स्थान पर AC ऐसे लिखा रहेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस AC का स्क्वायर, या लिख लिया, या में दाएं का बाएं हो जाता है और चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो यहाँ प्लस का 9 बराबर के इधर आया तो माइनस का 9, तो 25 माइनस का 9 घटाए कितना बचा, तो यहाँ बचा 16। तो AC का स्क्वायर बराबर 16, तो यहाँ पे हमारा AC बराबर हो जाएगा √16। हमने वर्गमूल लिया तो कितना आ गया, 4। तो AC का मान आ गया 4, मतलब ये 4 आया तो इधर भी 4 ही होगा, क्योंकि ये जितनी दूरी ये है AC है उतनी दूरी BC है। तो यहाँ पे हमारी पूरी भुजा पहुंच रही थी बड़े वृत्त की जीवा। हमने बड़े वृत्त की जीवा मानी क्या थी, AB मानी थी ये। तो बड़े वृत्त की जीवा AB लिखेंगे, बड़े वृत्त की जीवा, जीवा है क्या, AB बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 गुणे AC। तो यहाँ पे 2 गुणे AC के स्थान पे कितना लिख दिया, 4, तो 4 गुना हो गया 8। ये सेंटीमीटर में सब दिया था, तो बड़े वृत्त की जो जीवा है ये आई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। चलिए
इसे इसका जो हमने जो पढ़ा पूरा सवाल है, ये इसका दूसरा नाम जानते हो क्या है? दूसरा नाम जो है वो थेल्स प्रमेय है। चलिए देखते हैं, पहले इसको रब करते हैं। चलिए लिखते हैं खा नंबर। खा नंबर में दिया है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर परिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसमें हमने क्या लिख दिया सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर परिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये कहाँ से आया सवाल? ये आया हमारा त्रिभुज से सवाल, वो भी प्रमेय नंबर 1, जिसका नाम क्या है? थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी इसको हम कह सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज का नाम क्या कर दिया? ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर एक भुजा खींच दी, ठीक है। एक भुजा के समांतर हमने भुजा खींची, तो क्या कह रहा है? एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा। तो एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा है जो दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करती है, जिसका नाम क्या करेंगे? डी और ई, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे हल दिया है, हल दिया में हमने क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समांतर में, डीई बीसी के समांतर खींची गई रेखा है। खींची गई रेखा है जो भुजाओं AB और EC को बिंदु के अनुसार DE पर परिच्छेद करती है। जो हम ये लाइन लिखेंगे हल दिया में, जो रेखा AB और AC को जो AB और AC को बिंदु क्रमशः कौन कौन से हैं? बिंदु क्रमशः D और E पर परिच्छेद करते हैं, D और E पर प्रतिच्छेद करती हमने सबसे पहले क्या लिख दिया? हमने लिख दिया यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में डी के समांतर मतलब डी बी सी के समांतर रेखा खींची, ठीक है, जो ए बी और ए सी को बिंदु क्रमशः डी और ई पर परिच्छेद करती है। इतना हमने लिख दिया। तो हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें डी बटे डी बी। तो सिद्ध करना है
ए डी बटे डी बी बराबर, फिर यहाँ और कैसे दिखना है, बराबर में ए ई बटे ई सी। ये हमें सिद्ध करना, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कब है, 2020, 2023, 24 और 25 में आया हुआ। चलिए देखते हैं, इतना हमें सिद्ध करना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हम रचना से थोड़ा लिखेंगे, रचना से फिर उत्पत्ति लिखेंगे, रचना से। तो रचना से हमने क्या लिखा, हमने रचना से लिखा, रचना से हमने क्या किया, यहाँ पे डी सी को मिलाया और ई डी को मिलाया। तो यहाँ पे रचना से हमने क्या किया, डी सी को मिलाया और डी ई को मिलाया। तो यहाँ लिखेंगे रचना से डी सी और ई, डी सी और ई बी को मिलाया, ई बी को मिलाया, और साथ में जानते हो क्या मिलाया। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे EF लंब डालेंगे, जो EF लंब है किस भुजा पे है पता है, ये भुजा है ए बी। तो लिखेंगे और EF लंब है किस पे, जो ये भुजा हमने खींची EF, वो लंब है ए बी पर। और क्या, और यहाँ पे एक लंब और मन कहता है डालने, तो ये लंब, चलिए एक से ही हम काम चला लेते, चलो और डाल लेते हैं। अच्छा, ये लंब डाल दिया, यहाँ पे डीजी, जो डीजी लंब है वो AC पर है, डीजी लंब जो है वो AC पर है। ये हमने क्या बना लिया, इसी पर खींच लिया, ठीक है, या बना लिया, पर बना लिया, पर बनाया या पर डाला। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर उत्पत्ति से, उत्पत्ति या उपपत्ति, हम उपपत्ति से चलते हैं या उत्पत्ति से चलते हैं। उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज डी बी डी ई, त्रिभुज, उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई, और क्या लिखेंगे, और एक त्रिभुज है यहाँ पे, कौन सा त्रिभुज है, सी ई डी, त्रिभुज, और त्रिभुज सी डी ई, वो सी डी ई, सी डी जिसका आधार डी है, त्रिभुज ए डी बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई भुजा या आधार डी पर स्थित है। जो त्रिभुज, जो आधार, ये दोनों त्रिभुज हैं, ये आधार डी ई पर स्थित है, डी ई पर स्थित है, तो उनका जो एरिया होगा ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में किसका क्षेत्रफल, बटे में हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार, सबसे पहले तो ऊपर वाला जो त्रिभुज है ए डी ई, इसका आधार क्या है, ए डी है, तो इसका आधार क्या लेंगे, ए डी। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, हम ले लेंगे डी जी, या ले लेंगे ई एफ। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ई एफ बटे में, इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा यहाँ पे बी डी, तो आधार के स्थान पे लिख लिया बी डी गुणे इसकी ऊंचाई, तो इसकी भी ऊंचाई वही होगी जो ऊपर वाले में होगी, तो यहाँ पर ऊंचाई इसकी भी क्या हो जाएगी, ई एफ, 1/2 से 1/2 गया, ई एफ से ई एफ गया, तो आया कितना, ए डी बटे बी डी। तो हमने जब निकाला तो यहाँ पे कितना आया, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल आया ए डी बटे डी बी, मतलब अनुपात आया। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया। अब सेम इसी प्रकार जिसे उस पर हमने निकाला, इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार फिर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में किसका लिखेंगे, बटे में लिखेंगे इधर
सी डी ई का क्षेत्र या सी ई डी का क्षेत्र बटे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्र। सेम उसी प्रकार कैसे आएगा, आ जाएगा ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। अब क्या होगा, जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा ये क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर होगा तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1/2c, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर स्थित, जब एक ही आधार पर स्थित हैं दोनों त्रिभुज थे तो उनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, तो समीकरण 1/2 से क्या होंगे, ये भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर ए डी बटे बी डी बराबर ई बटे ई सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ये हो गया प्रूफ। ये हमारा कितने नंबर का आया था, ये हमारा 4 नंबर में आया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर गा की ओर। पहले इसको हम रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, गा नंबर कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। कह रहा है नंबर का दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। तो यहाँ पर माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक। जब पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिया तो हमेशा x मानते हैं, क्रमागत दूसरा x प्लस 1 मानेंगे, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। प्राप्त करेंगे प्रश्नानुसार, इसके अनुसार प्रश्नानुसार कह रहा है उनके वर्गों का, मतलब दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दिया, 300 है। हमारे अनुसार वर्गों का योग हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमारे अनुसार ये, उनके अनुसार प्रश्न के अनुसार 300। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 365 लिख लिया। अब क्या करेगा, हमने पक्षांतर के लिए एक एक्स स्क्वायर मिलकर हो गया 2x², ये प्लस यहाँ प्लस का 2x लिख लिया और प्लस का 1 माइनस का 365 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x² प्लस 2x हमने घटाया तो कितना बचा, 364 बचा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे दोनों पक्षों में, जब भाग दिया तो यहाँ पर x² बचा और यहाँ x बचा, 2 एकन्ना 2 और 2 अठी 16, 2 दूना 4, इतना बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे। अब इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड हम करते हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका यही होता है, यहाँ पे 182 है, इसका गुणनखंड करो, मतलब गुणा करो तो 182 आए और जोड़ो घटाओ तो 20 आए। तो यहाँ पे कैसे आएगा, तो यहाँ पे हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। तो यहाँ पे तो कितनी कौन संख्या लेंगे, शायद आएगी यहाँ पे, एक बार हम गुणनखंड इसका करके देखते हैं 182 का। तो यहाँ पर 2 नाम 18, 2 एकन्ना 2, फिर 2 से 2 से नहीं काटा, 3 से काटा, 3 3 क्या होगा। अब यहाँ पे हम 7 से काटेंगे, तो यहाँ पे 7 एकन्ना 7 त्रिक 21, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 13, तो गुणा करेंगे 14 और 13 की गुणा करेंगे तो 182 आएगा, 14 में से 13 घटा देंगे तो बीच वाला 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x² प्लस 14 माइनस का 13 x माइनस 182 बराबर 0। तो x² प्लस 14x माइनस 13x
माइनस का 182 बराबर में 0। अब हमने क्या किया, कॉमन लिया, क्योंकि कॉमन लिया तो x प्लस 14 बचा, इधर माइनस का 13 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी बचा x प्लस का 14 बराबर 0। अब हमने कॉमन लिया x प्लस 14 तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस का 13 बचा। अब क्या किया हमने, लाइन खींचा। सबसे पहले x प्लस 14 बराबर हमने 0 लिया तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 14 जो कि हो गया 9। अच्छा, x माइनस 13 बराबर जब हमने 0 लिया तो x बराबर हो गया 13 जो कि हमारा मान हो। अब हमने पहला धनात्मक पूर्णांक माना था, पहला पूर्णांक माना था हमने, पहला धनात्मक पूर्णांक माना था x, तो x के स्थान पर हमने कितना लिख दिया 13। दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक माना था हमने, ये माना था x प्लस 1, x प्लस 1, तो x के स्थान पर 13 प्लस का 1 हो गया हमारा 14। तो दोनों आंसर हमारे आगे 13 और 14। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो m का मान बताइए। चलिए हम m का मान लिखते हैं, पहले इसको रख करते हैं फिर सवाल उतारते हैं। घ नंबर में कह रहा है, तो घ नंबर हम सवाल नहीं उतारेंगे, सीधे हम डायरेक्ट सवाल का समीकरण उतार देते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एम प्लस का 5 बराबर 0। ये हमारा दिया हुआ है, कह रहा है इसके मूल समान है, मूल वास्तविक और बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमें पूरा सवाल नहीं था, आप क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। हाँ, लिखेंगे हल दिया है, ठीक है, हल में लिखेंगे इसकी तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे, इसकी तुलना किससे करवाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो a बराबर 1 आ जाएगा और b बराबर आ जाएगा 2 इंटू एम माइनस 1 आ जाएगा और c बराबर जो आएगा हमारा m प्लस का 5 आएगा। और इसमें बताया गया मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। तो b के स्थान पे लिख दिया 2 इंटू एम माइनस का 1। तो इस पे हमने क्या कर दिया, घात 2 लगी है तो हमने घात लगा दिया 2। अच्छा, माइनस 4 गुणे ए के स्थान पर 1 और सी के स्थान पे m प्लस का 5 बराबर 0। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, 2 पर स्क्वायर 4 हो गया। और चलिए थोड़ा और यहीं पर हम क्या करते हैं, एक लाइन और कम करते हैं, यहाँ पे 2 के अंदर गुणा कर लेते हैं 2m माइनस का 2। तो यहाँ पर अब लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी के स्थान पे लिखेंगे 2m माइनस का 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 गुणे ए के स्थान पर 1, सी के स्थान पर m प्लस का 5 बराबर में 0। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाया तो ये हो गया 4m स्क्वायर, फिर 4 2 दूना 4 दूना 8 m हो गया। अच्छा, यहाँ गुणा किया 4m माइनस 4m और माइनस का 4 पंचे 20। अच्छा, अब हमने क्या किया, 4m स्क्वायर पहले लिख लिया और माइनस 8 और माइनस का 4 हो गया माइनस का 12 m। अच्छा, 20 में से 4 घटाया तो कितना हो गया 16, तो ये हो गया माइनस का 16 बराबर 0। अब यहाँ दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3m हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पे 4 है तो 4 का ऐसा गुणनखंड ढूंढेंगे, गुणा करने पर तो 4 आए और जोड़ने घटाने वाला पर बीच वाला आ जाए। तो हमने गुणा किया 4 करना 4 और 4 में से 1 घटाया कितना आ गया, बीच वाला 3 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 1, m माइनस 4 बराबर 0। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस का m माइनस 4 बराबर में 0। इसने कॉमन m ले लिया तो कितना बचा, m माइनस 4 बचा, इधर हमने कॉमन ले लिया प्लस का 1 तो m माइनस का 4 बराबर 0। अब हमने क्या किया, दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है m माइनस 4 तो हमने लिख लिया और दूसरे में m प्लस 1 लिख लिया बराबर 0। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यदि m माइनस 1 बराबर 0 तो m बराबर हो गया 1। फिर दूसरे में लिखेंगे यदि
m+1 बराबर 0, तो m बराबर हो गया यहाँ पे 100, यहाँ पे 4 लिखा, तो m-4 बराबर 0, तो यहाँ पर m बराबर हो गया 4, तो m+1 बराबर 0, तो m बराबर हो गया -3। अब यहाँ पे हमारे ये भी हमारा सवाल हो गया सॉल्व। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, m बराबर 4 और m बराबर -, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कह रहा है